हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम एक सीरीज के तहत जो स्टडी कर रहे थे उसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज, जो आपको पीटी के मैथ और रीजनिंग से संबंधित तो है ही। यह चैप्टर आपको डीआई जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे ताकि जो आपका डीआई भी बनाए तो वहाँ भी आपका हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एवरेज एवरेज का कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट तो है नहीं, बस उस एवरेज होता क्या है और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके अलावा इसमें हम सब बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पे अपने कन्फ्यूजन दूर करेंगे। और कन्फ्यूजन से ज़्यादा इस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस रखना होता है, क्योंकि एवरेज में कुछ खास करके कुछ ऐसा नहीं कि बहुत सारा फॉर्मूला याद करना है, बहुत सारा ट्रिक याद करना है, वैसा कुछ नहीं। बस एक बेसिक कंसेप्ट है और उसी पे सभी क्वेश्चन बनेंगे। बस आपको यही रखना है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है, हाँ, डरना नहीं है और उसको सॉल्व करना है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर डीआई के एक क्वेश्चन में जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको एवरेज निकालने के लिए पूछा ही पूछा जाएगा। जैसे 4 क्वेश्चन अगर बीपीएससी में पूछा गया तो चारों क्वेश्चन में आपको, अगर जैसे एक क्वेश्चन में सब क्वेश्चन 4-5 रहते हैं, उसमें एक जरूर एवरेज से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देखिए, एवरेज होता क्या है। एवरेज इज द रेशियो, कुछ नहीं है, क्या है, रेशियो है ऑफ द सम ऑफ द डेटा एंड नंबर ऑफ द डेटा। मतलब मान के चलिए कोई 4 डेटा दिए जिसका वैल्यू मानिए 20 है, 25 है, 28 है, 35 है। अब उसको हम बोलेंगे कि इसका एवरेज बताइए। 4 डेटा है, अलग अलग वैल्यू है, 20 है, 25 है, 28 है, 35 है, लेकिन इसका जब एवरेज करेंगे तो क्या करेंगे, बोल रहा है सम ऑफ द डेटा एंड नंबर ऑफ द डेटा। यानी जो, जैसे मान के चलिए अगर हम बोलेंगे 20 है, 25 है और 28 है और 30 है, तो ये मेरा डेटा 4 है। तो इसको क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे। तो ऐड क्या करें, होगा क्या, 8 5 13 के 3, 1 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 1 8 2 10, 103 होगा। 2 2 4 6 6 3 9 और 103, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको सारा डेटा का सम हो गया, सम ऑफ द डेटा। एंड नंबर ऑफ डेटा कितना है, 1 2 3 4, यानी 4। ये डिवाइड कर दीजिए, यही जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा, एवरेज आएगा। तो करिएगा तो 4 दूना 8, 2 23, 4 5 20.30, 4 7 28, 2 4 5 20, ये आपका एवरेज वैल्यू आया। ठीक है, तो यही आपको इसमें एवरेज है। तो यही एवरेज बोला है, एवरेज इज द रेशियो, नथिंग बट एवरेज इज द रेशियो, एवरेज इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द डेटा एंड नंबर ऑफ डेटा। औसत आंकड़ों के योग और आंकड़ों की संख्या का अनुपात होता है। यानी किसी का भी एवरेज पूछेगा आपसे तो एवरेज में बस यही आपको देखना रहता है कि जो भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा का सम क्या है, जो कि ऊपर आएगा, और नीचे नंबर ऑफ डेटा यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है वो लिखना रहता है। ठीक है, अब देखिए, तो यही एक आपका फॉर्मूला बनता है, एवरेज इज द सम ऑफ द डेटा, नंबर ऑफ द डेटा। और इसको अगर हम सम ऑफ द डेटा निकालना रहता है तो क्या करते हैं, सम ऑफ द डेटा निकालना है तो एवरेज में हम नंबर ऑफ डेटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत सारा क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट यूज यही किया जाएगा। कहीं भी अगर दिया रहेगा कि 5, जैसे देखिए, चलिए समझिए इसको बेसिक से। मान के चलिए दिया हुआ है 4 डेटा है, 1 2 3 4, 4 डेटा का एवरेज औसत हम निकाले हैं, औसत निकाले हैं तो क्या निकला है 25.75। अगर यहीं हमको ये डेटा नहीं दिया रहेगा, ठीक, अगर हमको बोलता कि 4 ऐसी संख्या है, चार संख्याओं का औसत कितना है, इतना, 4 संख्याओं का औसत इतना है, तो फिर तो हम उस टोटल जो संख्या उसका सम कैसे निकालेंगे। तो सम कैसे निकालेंगे, जो औसत दिया हुआ है, अगर दिया रहता मेरा 25.75 औसत है, तो 4 संख्याओं का औसत अगर हमको ये दिया रहता है तो चारों संख्या का योग कैसे निकालेंगे, तो औसत गुना जो संख्या है इसी को ना ऐसे ले जाएंगे इधर, तो औसत गुना, यानी क्या होगा आपका 25.75 गुना 4 करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 103 आएगा। यानी 103 क्या निकल रहा है, सम ऑफ द डेटा या आंकड़ों का योग। तो कभी कभी पूछेगा कि 4 लोगों का औसत उम्र इतना है, मान के चलिए यही 4 लोग है, 4 लोग है जिसका उम्र ए है, एक का 20 है, एक का 25 है, एक का 28 है, एक का 30 है। तो क्वेश्चन में हमको लिखिएगा 4 व्यक्ति का औसत 25.75 है। जब 4 लोगों का औसत 25.75 है तो हम चारों लोग का उम्र का योग क्या निकालेंगे, तो औसत जो दिया रहेगा गुना 4, यानी जितने संख्या है, तो वहीं औसत ये दिया हुआ है और गुना 4 लोग करेंगे तो उन चारों लोग का सम क्या होगा, उम्र का 103 होगा। तो ये डायरेक्ट यूज किया जाएगा, कहीं भी लिखा रहेगा आपको 4 चीजों का औसत इतना है तो औसत गुना 4 करेंगे तो चारों जो संख्या होगा उसका योग हमके मिल जाएगा। ठीक, ये चीज आपको याद रखिएगा। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला हो गया आपका आंकड़ों का योग
और आंकड़ों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत गुना आंकड़ों की संख्या। अगर कहीं कहीं हमको दिया रहेगा, औसत दिया रहे, आंकड़ों की संख्या दिया रहा है, जैसे 4 लोगों की औसत उम्र इतना है, तो 4 लोग है संख्या दिया और औसत दे दिया, तो इसका आंकड़ों का योग निकलेगा, यानी उनके उम्र का योग निकलेगा। कहीं कहीं मान के चलिए ऐसा बोलेगा, 4 लोगों का उम्र का योग इतना है, 4 लोगों के उम्र का योग 103 है, तो उनका औसत बताइए। 4 लोगों का तो योग हो गया, तो ए और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो क्या निकलेगा, ये औसत निकलेगा। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, बस कुछ नहीं है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर औसत। अगर हमें आंकड़ा का योग निकालना होगा तो औसत से आंकड़ों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें आंकड़ों की संख्या निकालना होगा तो आंकड़ों के योग से इधर लाके डिवाइड करेंगे। यही आपका बेसिक कंसेप्ट है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो देख लीजिए। व्हेन द सेम वैल्यू x इज एडेड सब्सट्रैक्टेड मल्टीप्लाई, या यहाँ डिवाइड भी लिख लीजिए, डिवाइड टू ईच एलिमेंट ऑफ डेटा, देन न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओरिजिनल एवरेज प्लस माइनस, यहीं लिखिए, गुना और भागा। यानी कहने का मतलब है कि जो एवरेज का जो कोई डेटा दिया हुआ है, जैसे 4 लोगों का उम्र जो दिया हुआ था 20, 25, 28, 30, इसमें अगर कोई भी नंबर हम जोड़ दें, क्या करें, कोई भी नंबर जोड़ दे या कोई नंबर घटा दे चारों लोग में, या कोई से गुना कर दे या किसी संख्या से आप भाग कर दें, तो जो जिस संख्या से जो काम किए रहेंगे वहीं औसत में भी आपको काम करना रहेगा। ठीक है, तो औसत में काम करेंगे तो वहीं उसमें भी बदलाव। मान के चलिए कि इसमें 20, 25, 28, 30 था, 4 लोगों का उम्र था, अगर इसमें हम सब में दो दो जोड़ देंगे, यानी 20 दो 22 हो जाए, 25 दो 27 हो जाए, 28 दो 30 हो जाए, 30 दो 32 हो जाए, तो मेरा एवरेज भी जो निकला हुआ है ना, इसमें 2 जुड़ जाएगा। यानी ऐसा आप सोचिए कि अभी वर्तमान 4 व्यक्ति का उम्र ए है, और 5 साल के बाद क्या होगा उम्र, 20, 5, 25, 25, 5, 30, 28, 5, 33, 30, 5, 35, तो जब 5 साल का 5 साल बाद उम्र 5, 5 सब में ऐड किए तो औसत क्या होगा, तो औसत में भी 5 जुड़ जाएगा। अगर वहीं माइनस कर देंगे तो औसत में भी माइनस होगा, गुना करेंगे तो औसत में भी गुना होगा, इसमें भाग करेंगे तो औसत में भी भाग होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो जितना संख्या दिया हुआ है, अगर उसका हमको औसत निकालना है, अगर सभी डेटा में हम जो काम करेंगे, यानी प्लस करेंगे तो औसत में भी प्लस होगा, माइनस करेंगे तो एवरेज में भी माइनस होगा, गुना करेंगे तो एवरेज में भी गुना होगा, भाग करेंगे तो एवरेज में भी भाग करना होगा, जिस संख्या से। ठीक है, जिस संख्या से जो काम करेंगे वही संख्या से वही काम औसत में भी करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, तो एक तो ये हो गया, और नेक्स्ट देखिए, और एक तो ये हो गया, वही हिंदी में लिखा हो, समान मान को x में प्रत्येक आंकड़े में जोड़ा घटाया गुना किया जाए, यहाँ भाग भी लिख लीजिए। भाग किया जाता है तो नया औसत मूल औसत में प्लस माइनस ए, गुना और भाग सब एक ही होता है। ठीक, इफ x and y is the average of the object m and n respectively, then the combined average of data is equal to इतना। ये भी एक अच्छा है, ये भी याद रखना चाहिए। बोल रहा है कि कोई, देखिए इसको हम बताते हैं, मान के चलिए कोई m है और n है, ये क्या है, डेटा का है, डेटा है। ठीक है, इसका औसत अगर x है और इसका औसत y है, मतलब ये एवरेज है, एवरेज या औसत है। ठीक, तो बोल रहा है कि m डेटा का एक ग्रुप है जिसका औसत इतना है, और n डेटा का दूसरा ग्रुप जिसका औसत इतना है, तो टोटल का औसत बताइए। तो टोटल का औसत क्या होगा, टोटल का औसत आपका m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई बटा x प्लस वाई होता है। अब देखिए कैसे हुआ, अब देखिए इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं आपको एवरेज। देखिए एवरेज क्या होगा इसका, m x प्लस n y बटा x प्लस, नहीं डेटा का m प्लस y, m प्लस n। देखिए कैसे, अगर m डेटा है और उसका औसत x है, तो डेटा का योग क्या होगा, यहाँ पे डेटा का योग क्या होगा, आपको हम बताए थे ना कि अगर औसत दिया हुआ है और डेटा की संख्या दिया हुआ है, तो औसत में डेटा की संख्या से गुणा करेंगे तो उसका योग निकल जाएगा, तो mx। ठीक, अब यहीं पे y उसका एवरेज औसत है और n डेटा है, तो इसका योग क्या होगा, ny। अब देखिए m डेटा का x mx हो गया, n डेटा का y ny हो गया, डेटा का योग। अब देखिए औसत बराबर क्या पढ़े हैं आप, डेटा का योग बटा
डेटा की संख्या, डेटा की संख्या। अब देखो डेटा का योग क्या है, टोटल डेटा का योग ए यानी mx प्लस ny बटा डेटा की संख्या क्या है, डेटा क्या है, एक तो m है और एक n है यानी m प्लस n। तो देख रहे हैं यही तो निकल के आ रहा है ना, mx प्लस ny बाई m प्लस n। तो यही आपको याद रखना है कि एक का अगर एवरेज दिया हुआ है, दूसरे का देखिए mx प्लस n, यहाँ पे क्या लिखा है x और y एवरेज माना है, ठीक है, हम यहाँ क्या माने, x y एवरेज माने हैं, ठीक है। तो देखिए mx प्लस ny बाई m प्लस n, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कोई अगर किसी का एवरेज दिया रहा है तो उसमें डेटा का कीजिए जोड़, जैसे एक्स वाई डेटा एम एंड एन का अगर है तो एम एक्स प्लस एन वाई बाई एम प्लस है। देखिए ये सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेने की जरूरत है। समझ के से हमारा बेसिक फॉर्मूला यही है कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक। जैसे अभी यहाँ पे बताएं हम, इसमें करके हम करने से भी मेरा यही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, तीसरा है कि द एवरेज अप टू n कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n बाई टू, n प्लस वन बाई टू। n कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला है यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n प्लस वन बाई टू। अब देखिए यहाँ पे तीन चीज याद रखिए, यहाँ पे तीन चीज याद रखिए। देखिए अगर प्रथम n विषम संख्या, विषम संख्या का औसत, का औसत, अगर ये बोले प्रथम n सम संख्या का औसत, प्रथम n प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये विषम संख्या यानी ऑड, ऑड नंबर, ये इवन नंबर और ये नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए तीनों का आपको याद रखना है, तीनों का क्या होता है, काफी यूज आएगा। तो देखिए विषम संख्याओं का औसत क्या होगा ना, n, ये n प्लस वन और ये n प्लस वन बाई टू। तो देख रहे हैं तीनों एक ही जैसा मिलता जुलता फॉर्मूला है, इसलिए एक जगह हमने कर दिया। प्रथम अगर n विषम संख्या का पूछे यानी n विषम यानी ऑड नंबर का, तो आपका n होगा, प्रथम n इवन या सम संख्या का तो n प्लस वन होगा और प्राकृतिक संख्या का तो n प्लस वन बाई टू होगा। अब देखिए इसको प्रूफ कर लीजिए एक दो देख के। प्रथम n विषम संख्या, n बराबर मान लीजिए कि चार है, चार है, तो प्रथम चार विषम संख्या, तो प्रथम विषम संख्या क्या होगा, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, विषम संख्या कौन कौन सा होगा, प्रथम में एक विषम होता है, दो नहीं होता है, तीन विषम होगा, चार नहीं होता है, पांच होता है, छह नहीं होता है, सात होता है। प्रथम n यानी प्रथम चार, चार विषम संख्या यही है ना। अभी इसका औसत निकालिए, अभी इसका औसत निकालिएगा तो क्या कीजिए, इस सब का सम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और बटा कितना संख्या है, 1 2 3 4 तो 4, 3 1 4 5 9 7 16, 16 बटा 4 बराबर 4। मेरा औसत क्या निकल के आया, दिख रहा है, औसत निकल के आया 4। तो अभी हमने क्या बोला कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है, यानी प्रथम n यानी n बराबर 4 यानी प्रथम चार विषम संख्याओं का औसत 4 होगा। यानी जो जितना का n होगा तो यहाँ n होगा। अगर यहाँ चार विषम संख्याओं का औसत तो 4, पांच विषम संख्या का 5, 15 विषम संख्याओं का 15, 100 विषम संख्याओं का 100। यानी क्या हुआ कि ये अगर कब काम आएगा, मान के चलिए चार विषम संख्या बोला तो आप तो चार लिख लिए और उसका ऐड करके आप निकाल लिए तो हो गया कि चार औसत आ रहा है, मतलब एवरेज आ रहा है। लेकिन मान के चलिए लिख दे कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप तो 100 संख्या लिख के जोड़ के ऐड कीजिएगा और जो कि लेंदी हो जाएगा। और आपको एक क्वेश्चन कितने सेकंड में बनाना है, 42 सेकंड में। तो वैसे संख्या दिया रहेगा जब जहां बड़ा संख्या हो जाए तो ये फॉर्मूला आपका काम आ जाएगा। अगर मान के लिख दे प्रथम 1000 विषम संख्याओं का औसत, तो 1000 तो 1000 विषम संख्या जितना प्रथम, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, ये जरूर होना चाहिए, प्रथम भी जरूर होना चाहिए। प्रथम मतलब एक से शुरुआत किया, ऐसा ना बोले कि 10 के बाद के 10 से 20 के बीच में विषम संख्याओं का योग, तो वहां पे ही काम नहीं करेगा। प्रथम मतलब एक से शुरू होना चाहिए विषम संख्या। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n, यानी विषम संख्या में जो जितना संख्या का बोलेगा वही संख्या उसका एवरेज हो जाएगा, ठीक। प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज n प्लस वन होता है। तो मानिए n बराबर 4 है, यहाँ मान लीजिए सम संख्या का देख रहे हैं, सम संख्या, तो प्रथम
चार सम संख्या क्या होता है, तो सम सम संख्या तो 2 से शुरुआत होगा। चलिए इस सब में डाल दीजिए। तो प्रथम 2 4 6 8, प्रथम 4, देखिए प्रथम 4 है, तो प्रथम 4 सम संख्या 2 4 6 8 होगा। अब इसका औसत निकालिएगा कैसे, तो ऐड कीजिएगा ऊपर वाले में सबको, चलिए ऐड कर दिए, बटा जितना संख्या है तो 4, तो 4 2 6 6 12 8 20, 20 बटा 4, यानी इसका क्या निकला 5। यानी प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत कितना निकला, 5 निकला, जब हमने करके देखा तब। लेकिन मेरा फॉर्मूला मतलब कंसेप्ट यानी मेरा नोट्स क्या बोलता है कि प्रथम एन, अगर एन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 प्लस 1 होगा यानी 5 होगा। तो मेरा ये भी तो बोल रहा है वहीं, तो हम क्यों करके देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जब हमारा दिया रहेगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो 10 से 1 ज़्यादा, 10 प्लस 1 11। प्रथम 1000 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो 1000 प्लस 1 1001। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको लिख देगा प्रथम 1900 सम संख्याओं का एवरेज बताइए, तो 1901। ठीक है, सम विषम में रहेगा तो जो जितने का पूछेगा उतना, एन का पूछेगा तो एन प्लस, इसका एन का पूछेगा तो एन प्लस 1, और वही नेचुरल नंबर का पूछेगा तो एन प्लस 1/2 होगा। ठीक है, तो प्रथम नेचुरल नंबर भी देख लीजिए, कहिएगा इसको भी बता ही दीजिए। तो देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या आपका 1 से शुरू होगा। तो देखिए 1 2 3 4, प्रथम प्राकृतिक संख्या यही 4 है। अब इसका औसत निकालिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बटा टोटल संख्या 4, 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटा 4, यानी ये कितना निकला 2 5 10 बटा 2। इसको निकालिएगा तो 2.5, ये मेरा औसत निकला। फार्मूला से देखिए यानी ट्रिक से देखिए जो थ्योरी है, तो प्रथम एन यानी 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, एन यानी 4 है तो यहाँ पे 4 प्लस 1 बटा 2 यानी 4 5 बटा 2 यानी 2.5। तो हमको करने की जरूरत पड़ा क्या, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। प्रथम एन विषम संख्याओं का एन, सम संख्याओं का एन प्लस 1, और प्राकृतिक संख्याओं का रहेगा तो आपका एन प्लस 1/2। यही आपको इसमें बोला जा रहा है, याद रखिएगा। बस आपको ये याद रखिएगा तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी जगह आपका काम बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट है द एवरेज अप टू द स्क्वायर ऑफ द एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो इसके लिए होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। यहाँ से काम चल जाएगा, लेकिन इसको भी ध्यान रखने का हो तो रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि द एवरेज अप टू द क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसा रहे तो n इंटू एन प्लस 1/2 का दी होल स्क्वायर। तो देखिए n इंटू एन प्लस 1 का हाफ। ठीक है, ऐसे याद करते हैं। एवरेज स्पीड, एक और कंसेप्ट देखिए, एवरेज स्पीड आपको काम कभी कभी पूछेगा, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। कभी भी एवरेज स्पीड बोले कि हाँ इतना सा, जैसे पटना से मुजफ्फरपुर गए थे यह स्पीड रहा मेरा, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गए थे ये स्पीड रहे, तो बताइए पटना से मोतिहारी जाने के लिए कितना एवरेज स्पीड रहा। तो टोटल डिस्टेंस लिख लेंगे कि पटना से मुजफ्फरपुर कितना है, फिर मुजफ्फरपुर से मोतिहारी कितना है, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी। टोटल टाइम यानी पटना से मुजफ्फरपुर जाने के लिए कितना टाइम लगा, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी जाने के लिए कितना टाइम लगा, और टोटल टाइम रखेंगे तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। एक तो ये मेथड। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है कि शॉर्ट ट्रिक आपको बोलता है कि अगर मान के चलिए पटना से मुजफ्फरपुर गया और मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गया, तो इसके बीच स्पीड x किलोमीटर या जो भी प्रति आवर रह रहा है, और इसमें y किलोमीटर प्रति आवर रह रहा है, तो पटना से मुजफ्फरपुर x किलोमीटर के प्रति आवर के स्पीड से चल रहा है, और मुजफ्फरपुर से मोतिहारी y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो बताइए कि पटना से मोतिहारी जाने में एवरेज स्पीड क्या रहा। एवरेज स्पीड निकालने के लिए देखिए 2xy यानी जो स्पीड रहेगा उसका गुना 2 बटा x प्लस वाई, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पटना से मोतिहारी, पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, xy है तो 2xy/x प्लस वाई। एक चीज और याद रखिए, लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत बीच का मान होता है। लगातार क्रमागत संख्या रहेगा, जैसे देखिए
लगातार बोल रहा है, लगातार क्रमागत संख्या रहना चाहिए, यानी 2 4 6 8। ठीक है, 2, अच्छा क्रमागत बोल रहा है ना, यानी क्रम से रहना चाहिए, तो 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर ए है तो इसका औसत क्या होगा, तो देखिए औसत क्या होगा, औसत पहले निकालिएगा, तो औसत बराबर क्या होता है, जितना डेटा दिया है उसका सम, तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बटा कितना संख्या है, 2 4 5, तो 5, तो 3 2 5 4 9 5 14 6 20, 20 बटा 5 बराबर 4। औसत क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। और अभी क्या बोला, लगातार क्रमागत संख्या है, तो उसका औसत क्या होगा, बीच वाला संख्या। तो इसमें बीच में कौन है, इसमें बीच में कौन है, ए वाले में, तो देखिए ए पोजीशन पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा पोजीशन है, पांचवा पोजीशन है। अगर इधर 2 हम छोड़ देंगे, इधर 2 छोड़ देंगे, तो बीच में ही आएगा ना। लगातार क्रमागत संख्या रहेगा तो उसका एवरेज जो होगा बीच वाला संख्या होगा। तो इसमें 5 नंबर दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है, 5 डेटा दिया हुआ है, इसका बीच का कौन सा नंबर आ गया, तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, तो 4 इसका बीच का संख्या है, तो अब एवरेज क्या हुआ, 4। देखिए हम कैलकुलेट भी किए हैं तो आया है 4। अगर क्वेश्चन में आपको दे दे कि बताइए लगातार क्रमागत क्रमागत संख्या, या क्रमागत नहीं भी लिखे, आपको लिख दे कि ये बताइए 21 22 23 24 25, इसका एवरेज बताइए। तो इसका एवरेज निकालने के लिए देखेंगे कि ये संख्या क्या है, लगातार क्रमागत संख्या है, तो लगातार क्रमागत संख्या है, तो इसका एवरेज यानी औसत क्या होगा, बीच का संख्या हो जाएगा। तो ये 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, तो बीच वाला ये यानी औसत इसका क्या निकल के आएगा, 23। और नहीं विश्वास होता है तो जोड़ के देख लीजिए, देखिए यहाँ पे औसत 23 आ रहा है कि नहीं। चलिए प्रूफ कराते हैं। अब इसको जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो क्या होगा, 21 22 23 24 और 25 बटा 5। अब जोड़िए, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 के 5 1 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 बटा 5 करिएगा, तो 5 दूना 10 5 3 15, क्या आया, 23 आया एवरेज, और यहाँ भी 23 आया। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना छोटा है, हम काहे के लिए वो भी कंसेप्ट याद करें। तो देखिए जब छोटा क्वेश्चन है तो आपको तो लग गया कि हाँ छोटा है, लेकिन मान के ऐसे दे दें 189 190 191 192 194 3 194 90 91 92 93 94 और 95, ऐसे देखिए 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ दिख रहा है 95 तक नहीं दिख रहा है। अच्छा चलिए थोड़ा सा इधर और लिखते हैं। देखिए क्या है, अगर ऐसे लिखे 189 190 191 192 193 194 195 1 2 3 4 5 6 7 7। अब ये पूछेगा कि आप इनका औसत निकालिए। अब आप इनका औसत निकालने चलेंगे तो देखेंगे कि अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर दिया हुआ है, तो औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर गुरुजी बताए हैं कि भाई सबका सम करिए, तो 1 8 8 9 प्लस 1 9 0, ऐसे सब लिखिएगा 195 और बटा 7 कीजिएगा। अब सबको जोड़िएगा, ऊपर लिखिएगा, फिर डिवाइड कीजिएगा, तब आपको आंसर आएगा। यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए 42 सेकेंड, लेकिन 42 सेकेंड मिलता है, लेकिन आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें जरूर 1 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो फिर एक कंसेप्ट आपका पकड़ना था, यहाँ पे जो एग्जामिनर था आपका कंसेप्ट के बारे में पता करना चाह रहा था कि आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं। तो जैसे ही ये संख्या देखना चाहिए तो आपको देखना चाहिए 89 90 91 92 93 94 95, यानी क्या है, ये लगातार क्रमागत संख्या है। जब लगातार क्रमागत संख्या रहता है तो औसत क्या होता है, उसका बीच का मान होता है। तो इसमें बीच का मान देखिए 7 है, तो 7 है तो 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच का मान यही आएगा ना, तो 192 इसका औसत हो जाएगा। अब बोलिए, अब हमको सबको कैलकुलेट करना पड़ता, सॉल्व नहीं ना करना पड़ा, 192 मेरा आंसर दिख गया, तो इसका उपयोग यही करना है। ठीक है, तो वही 7 नंबर का लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत बीच का मान होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए।
अब देखिए, अब एग्जाम्पल इतना ही आपका थ्योरी है। थ्योरी तो बहुत कम ही था, थ्योरी था बस औसत बराबर संख्याओं का सम बाई संख्या, ठीक है, सम ऑफ द डेटा बाई नंबर ऑफ द डेटा, मतलब संख्या जितना दिया रहेगा उसका ऊपर सम कीजिए बटा जितना संख्या है उतना से भाग कीजिए, यही औसत है। लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें बता दिए ताकि उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में ना टाइम नहीं लगेगा, टाइम कंज्यूम नहीं होगा, तो आप टाइम बचा लेंगे, तो आपका जीएस में काम आ जाएगा वो। चलिए देखिए, देयर आर 5 नंबर, इतना इतना इतना, द एवरेज ऑफ द नंबर इज इतना, आपका एवरेज बोल रहा है कि एवरेज आपका एवरेज 60 दिया हुआ है और ये आपका नंबर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स है। अब देखिए, औसत बराबर आपको यानी एवरेज बराबर आपने क्या पढ़ा है कि ऊपर सारा संख्या जो दिया रहेगा उसका जोड़, तो इस संख्या यही है, इसी का औसत निकालना है, तो 25 प्लस 36 प्लस 53 प्लस एक्स प्लस 62, और जितना संख्या कितना संख्या है, तो बोल रहा है 5 संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इसका एवरेज कितना दिया है, एवरेज दे दिया है कि क्या है, 60 है। चाहे उधर नहीं लिखेगा तो चलिए इधर लिख लीजिए, कहिएगा सर उधर काहे लिख दिए। चलिए ठीक है, औसत कितना दिया हुआ है, 60। अब इसको जोड़िए, तो देखिए एक्स तो अलग रह जाएगा क्योंकि ये अलग चर है। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 3 5 6 11 5 16 के 6 1 हासिल, 6 1 7 5 12 3 15 2 17 बटा 5, यही होगा ना। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, अब सिंपल सॉल्व है, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो देखिए इधर जाएगा, तो 60 गुना 5 बराबर x प्लस 176, यही होगा। अब 6 पचे करिएगा तो क्या 300, और इधर प्लस में तो इधर ला दीजिए माइनस में, बराबर x। अब 300 में से 76, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, 3 हो गया 2, 2 में से गया 1, यही होगा क्या 200 200 300, ठीक है, ये बराबर x। तो x बराबर क्या निकल के आया 124। तो क्या पूछ दिया हमको, क्या पूछा है, x का ही मान पूछा है, तो x का मान क्या निकल के आ गया 124, मेरा आंसर हो गया, जो x का वैल्यू पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यही मेरा आंसर हो गया। तो बेसिक क्या था, बस वहीं आपको एवरेज का फॉर्मूला यूज करना था। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, अब आपको और स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ेगा। द एवरेज ऑफ द 9 नंबर इज इतना, अब देखिए 9 नंबर का एवरेज इतना दिया हुआ है, इफ ऑल नंबर आर डिवाइडेड बाई 5 तो फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर। अब देखिए 9 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 25, 9 नंबर है उसका एवरेज क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इफ ऑल द नंबर डिवाइडेड बाई 5, जितना भी डेटा दिया हुआ है 9 को, उसमें सब में हम डिवाइड 5 कर रहे हैं, तो अभी हम क्या एक कंसेप्ट बताए थे कि जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा का जो एवरेज है, ठीक है, तो मान के 9 डेटा दिया हुआ है, इसका एवरेज 25 है। अगर हम इस दिए हुए डेटा में जो क्रिया करेंगे, यानी अगर जोड़ कर रहे हैं, जितना से जोड़ेंगे उतना एवरेज में भी जुड़ जाएगा, जितना से, यानी सब में, ऐसा नहीं 9 डेटा है तो 9 डेटा में, ये नहीं कि एक में जोड़े या 8 में छोड़ दिए, नहीं, सभी डेटा में क्रिया करेंगे। अगर जोड़ का क्रिया करेंगे तो एवरेज में भी जोड़, घटाव करेंगे तो एवरेज में भी घटाव, गुना करेंगे तो एवरेज में भी गुना, भाग करेंगे तो एवरेज में भी भाग, सेम चीज से। तो जैसे यहाँ पे क्या किया है, इफ ऑल द नंबर आर डिवाइडेड बाई 5, यानी सभी डेटा में 5 से भाग दे रहा है, तो मेरा एवरेज में भी क्या होगा 5 से भाग हो जाएगा, तो एवरेज यही है ना, 25 है, 5 से भाग करेंगे तो 5, तो मतलब मेरा नया एवरेज क्या हो गया, नई संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी डेटा में 5 से भाग दे रहा है, तो मेरा एवरेज में भी 5 से भाग हो जाएगा। अगर यही कहता कि इफ ऑल द नंबर आर मल्टीप्लाई, अगर यहाँ लिख देता मल्टीप्लाई बाई 5, तो मेरा औसत क्या हो जाता 25 में भी 5 से हम गुना करते 125 हो जाता। अगर यही कहता कि इफ ऑल द नंबर एडेड बाई 5 तो मेरा 25 प्लस 5 मेरा नया एवरेज हो जाता। अगर माइनस करता तो 25 माइनस 5 मेरा 20 एवरेज हो जाता। ठीक है, तो वो जो आपको एक नोट्स में हमने लिखवाया था उसका यूज हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देगा, डेटा दे देगा, बोलेगा डिवाइड करके, अब सब कोई डिवाइड करने लगेगा, जोड़ने लगेगा तो नहीं, बस आपको देखना है कि अगर सभी में जो क्रिया किया जाएगा औसत में भी वही क्रिया करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन बॉट 5 शर्ट्स एट इतना, 5 शर्ट, यानी देख लीजिए हिंदी में भी देखिएगा, व्यक्ति 4 प्रत्येक की दर से 5 शर्ट खरीदता है, 4 ट्राउजर एट द 750 ईच एंड 5 पेयर्स ऑफ शूज एट इतना ईच, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर पर आर्टिकल। यहाँ पे आपको एक व्यक्ति 450 रुपये में प्रत्येक की दर से 5 शर्ट खरीदता है, 750 रुपये प्रत्येक की दर से 4 ट्राउजर खरीदता है, और 750 रुपये प्रति जोड़ी में 12 जोड़ी जूते खरीदता है, प्रति वस्तु औसत व्यय कितना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अब क्या कर रहा है कि 450 रुपये में 5 शर्ट खरीद रहा है,
तो टोटल शर्ट का कितना होगा, 450 रुपया एक शर्ट का दाम है, और 5 शर्ट खरीद रहा है तो 5 इतना हुआ, ठीक है। और 750 रुपया प्रत्येक में 4 गो ट्राउजर खरीद रहा है, यानी 750 रुपया एक का दाम है, और 4 ट्राउजर का दाम कितना हो जाएगा, इतना। और फिर 750 रुपया प्रति जोड़ा में 12 जोड़ी जूता खरीद रहा है, यानी 750 रुपया में प्रति से 12 जोड़ी जूता है, यानी बहुत पैसा है इसके पास, तब ना 12 जोड़ी जूता खरीद रहा है, ठीक है। बहुत पैसा धनवान व्यक्ति है। आप लोग भी सफल होके यानी सिलेक्ट होके आप लोग भी धनवान बन जाएंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया, ये आपको दे दिया कि ये ऐसे खरीदना है। तो प्रति वस्तु औसत व्यय बताइए। अभी तो इसका टोटल व्यय इतना, देखिए औसत का कंसेप्ट है उसको पकड़िए। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग, मतलब संख्या जो भी दिया है उसका कुल योग बटा कुल संख्या, यही होता है ना, मतलब सम ऑफ द डेटा बाय नंबर ऑफ द डेटा, तो कुल योग। अब देखिए बोल रहा है कि 5 शर्ट खरीद रहा है, 4 आपका ट्राउजर खरीद रहा है, और 12 जोड़ी जूता खरीद रहा है। तो 5 शर्ट 4 9 12 21, 21 मेरा क्या हुआ, डेटा हुआ, यानी 5 शर्ट डेटा का काम करेगा, 4 शर्ट। अब देखिए कुल योग क्या है, यही है ना, 5 शर्ट खरीदने के लिए 450 रुपया खर्च कर रहा है, इसको जोड़िए इसको जोड़िए इसको जोड़िए, तो ये टोटल ऊपर क्या हो गया, योग, जो कुल योग, कुल खर्चा इतना ही कर रहा है। एक शर्ट खरीदने के लिए अगर 450 रुपया तो 5 के लिए इतना, 4 ट्राउजर के लिए इतना, और इतना, तो कुल योग कुल खर्च इतना। अच्छा अब कितना सामान खरीदा, तो 5 शर्ट खरीदा, 4 ए और ए, तो तुम्हारा 21 खरीदा, 5 4 9 12 21 खरीदा। अब 21 वस्तु हो गया, तो ऊपर क्या हो गया, सम ऑफ द डेटा, और नीचे हो गया आपका ऊपर सम ऑफ डेटा और नंबर ऑफ डेटा। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर ला देना है। तो देखिए सॉल्व कैसे कीजिएगा, वही गुना करिए। देखिए 0 5 25, 5 का 20 2 22, इसको कीजिए, 7 चौको 28 2 3, 3000 होगा। करिएगा 4 0 0, 4 5 20 का 0 2, 7 चौको 28 2, और इसको कीजिएगा तो 12 12 0, 12 5 60 का 0, 6 12 7 84 6 90, 9000, 12 7 84, 12 5 60 84 6 90, ठीक है 9000। अब इसको ऐड कीजिए 21 से, तो देखिए 9000 3000 12000 2000 9 3 12 2 14, 14250 बटा 21। अब आपको ये आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा है। तो ये देखिए अब इसको क्या कट कर देना है, तो 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 4 40 नहीं है। अब क्या चीज़ से कटेगा, नहीं कटेगा तो डिवाइड करके आंसर ला लीजिए, कोई इशू नहीं है। डिवाइड नहीं होगा तो काट लीजिए, देखिए कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, लेकिन डिवाइड करना होगा, तो आएगा आपका आंसर 67678.25। ये आपका 25 नहीं 57 आएगा, ठीक है 57 आपका आंसर आएगा, 57 आपका आंसर आएगा। तो सॉल्व कर लेना। तो क्या देख रहे हैं, बस यही याद रखना है आपका, कुल योग बटा कुल संख्या, यहाँ पे कुल खर्च और बटा कितना सामान वो खरीदा है उसी को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर्स, द रेशियो ऑफ देयर एज इज इतना रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सन एज, यानी एक आदमी और उसके बेटे की औसत आयु 40 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात इतना है। तो बोल रहा है कि एक आदमी है बेचारे और उनका एक बेटा है, और दोनों के आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है, 11 और 5। तो मान के चलिए अगर हम मान लें कि इसका 11x उम्र हो गया और इसका 5x उम्र हो गया, क्योंकि अनुपात में है, तो 11 अनुपात 5 है, तो 11x और 5x इसका उम्र हो गया। क्या हो गया, उम्र। ठीक, अब बोल रहा है इसका उम्र हो गया, तो इसका औसत निकालिए। तो औसत क्या निकलेगा, औसत बराबर क्या होगा, जो दोनों ऊपर टोटल उम्र 11x प्लस 5x, और कितने लोगों का उम्र है, तो 2 लोगों का, एक आदमी है और उसका बेटा है, और ऊपर उम्र है, तो ये कितना होगा, 11 5 16 x बटा 2 डिवाइड कीजिएगा तो 8x। औसत क्या निकला इस दोनों आदमी और बेटा का, बाप बेटा का औसत 8x, और 8x आया, और जबकि बोल रहा है कि आदमी और उसके बेटे की औसत आयु कितना है, 40 है, यानी ये 40 के बराबर है। जब 8x बराबर 40 है तो x बराबर क्या होगा, 40 बटा 8, ठीक है 40 बटा 8, मेरा ये निकल गया। अब इसको काटिएगा, 4 दहा का 40, 4 दूना 8, 8 पचे 40 डायरेक्ट, 8 पचे 40,
यानी x बराबर क्या निकला, 5 निकला। तो बोल रहा है बेटे का उम्र क्या होगा, तो बेटा का उम्र क्या है, बेटा का उम्र 5x है, यानी 5 और x का वैल्यू कितना निकला 5, यानी 25 वर्ष। यानी क्या निकलेगा, 25 वर्ष उसका उम्र निकल गया बेटा का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना। बस कुछ नहीं करना है, उम्र है तो उम्र मान लिए, क्योंकि रेशियो यहाँ दिया हुआ है तो रेशियो मान लिए 11x 5x। अब देखिए इसका उम्र ये दोनों है, तो औसत दोनों का उम्र का औसत क्या होगा, औसत बराबर होता है टोटल उम्र बटा दो व्यक्ति है तो दो, तो इसका उम्र 11x, इसका उम्र 5x, दोनों का जोड़ किए और दो नंबर है यानी दो डेटा है यानी दो आदमी, एक आदमी और बेटा है, डिवाइड किए तो 8x आया, और हमारा औसत उम्र दिया हुआ था 40 था, 8x बराबर 40 किए तो x बराबर 5 निकल के आया। और पूछा है बेटा का उम्र, तो बेटा का उम्र यहाँ पे 5x है। अगर वही आदमी का पूछता तो 11x, यानी 11 गुना 5 करते तो 55। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ 12 चिल्ड्रन इज 20 ईयर, बाय एडिंग द एज ऑफ वन मोर चाइल्ड द एवरेज इज रिड्यूस बाय 1, व्हाट इज द एज ऑफ न्यूली एडमिटेड चाइल्ड। यानी 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है। 12 बच्चों की औसत आयु क्या है, तो देखिए देखिए इसको इतना तो आराम से नहीं बताना है, बनाने के समय बहुत तेजी से बनाना होता है, लेकिन 12 औसत क्या निकलेगा, कुल संख्या बटा संख्या। तो देखिए 12 बच्चों की औसत आयु क्या है, तो औसत आयु 20 है, और कितना तो कुल आयु क्या होगा, संख्या क्या है, 12 बच्चा है तो 12, तो ये जाएगा उधर, तो 12 दूना 240, यानी कुल आयु, यानी कुल आयु किसका, 12 बच्चों का, 12 बच्चों का कुल आयु का सम क्या होगा, कुल आयु का योग क्या होगा 240। तो हम यही ना बोले थे कि जब आपका औसत दिया रहे और संख्या दिया रहे तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत में आपको संख्या से गुना कर देंगे। तो क्वेश्चन में हमको इतना करने की जरूरत नहीं होता है। जब भी देखेंगे कि 12 बच्चों का औसत आयु 20 है, तो कुल 12 बच्चों का कुल आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु 12 गुना 20 यानी 240 हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा सिचुएशन रहे तो आपको, अगर औसत दिया हुआ है और संख्या दिया हुआ है तो उससे गुना कर दीजिए तो कुल दे देगा, यानी आयु है तो कुल आयु, अगर खर्च रहता तो कुल खर्च। ठीक है, 240 मेरा निकल गया 12 बच्चों का कुल आयु। बोल रहा है कि एक और बच्चे की आयु जोड़ने पर औसत 1 से कम हो जाता है। अब देखिए क्या है, अभी था पहले था 12 बच्चा, अब ये बोल रहा है कि एक और बढ़ा दीजिए, 12 + 1 बच्चा कर दिया, यानी 13 बच्चा कर दिया। जब 12 बच्चा था तो औसत कितना था 20, जब एक बच्चे की आयु जोड़ने पे औसत क्या हो जाए, 1 से कम हो जा रहा है, यानी 1 से कम यानी 19 हो जा रहा है। ठीक है, तो जब 12 बच्चा था तो कुल उम्र कितना था 240, 12 दूना 24 240, क्योंकि 12 बच्चा और उसका औसत उम्र, तो बच्चे की संख्या और औसत उम्र से गुना करेंगे तो उसका टोटल आयु निकलेगा, कुल आयु 12 बच्चों का, कुल आयु 12 बच्चों का। अब देखिए यहाँ पे 13 बच्चा है और उसका औसत 19 है, तो क्या करेंगे 13 गुना 19 करेंगे, दिख जा रहा है, हाँ 13 गुना 19 करेंगे तो ये क्या निकलेगा, टोटल यानी कुल आयु 13 बच्चों का निकलेगा, 13 बच्चों का, तो गुना कर दीजिए, 19 57 7 5 19 5 24, ठीक है ना, 19 38 57 7 5 19 5, अब 247 निकल के आया। अब देखिए 13 बच्चों का कुल आयु 247 है, 12 बच्चों का कुल आयु 240 है, तो 13 में से 12 बच्चा का घटेगा, यानी 247 में से 240 घटेगा, तो 7 वर्ष जो उम्र आ रहा है ये किसका है, 13वां बच्चा जो एक ऐड हुआ है, एक और बच्चे जिसको जोड़ा गया है, यानी 13वां बच्चे का उम्र कितना निकल जाएगा 7 वर्ष, कितना निकलेगा 7 वर्ष निकलेगा। देख रहे हैं कैसे जा रहा है। बस आपको अब देखिए इतना हमने आपको समझाया, ठीक, क्योंकि आपको समझाना था शुरू में, लेकिन अगर जब आप समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे आप दो मतलब 10 सेकेंड में और चुटकी में बनाएंगे, कैसे देखिए जब आप समझ जाएंगे चीज़ों को तो क्वेश्चन में कैसे एग्जाम में हॉल में बनाना रहता है। जैसे पढ़ेंगे 12 बच्चों का औसत उम्र 20 है, यानी 20 वर्ष है, यानी कुल हो जाएगा 12 दूना 24 240 वर्ष। ठीक है, एक और बच्चा जोड़ दिया यानी 13 बच्चा हो गया, उसका उस जोड़ने के बाद औसत 1 से कम हो जा रहा है यानी 19 हो जा रहा है, यानी ई निकालेंगे तो क्या 247 गुना करेंगे तो। अच्छा 12 बच्चा का टोटल उम्र 240 है, 13 बच्चा का 247 हुआ, यानी इसमें से इसमें घटा देंगे तो 7 वर्ष आंसर हो गया 13वां बच्चा का। ठीक है, इतना भी हम किए।
अब देखिए, अब आपको जब उतना देख लेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 12 बच्चों का उम्र 240, एक बच्चा ऐड हो रहा है यानी 13 बच्चा, और एक कम हो जा रहा है यानी 13 गुना 19 करेंगे तो 247, 247 माइनस 240, 7 वर्ष। तो आपको प्रैक्टिस का चीज़ है, समझदारी का चीज़ है, अगर समझ गए तो मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन होता है 10 सेकंड काफ़ी है, जबकि आपको 42 सेकंड दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समूह की 50 महिलाओं की औसत आयु 60 वर्ष है। बोल रहा है क्या कि 50 महिलाएं हैं, औसत आयु 60 है, तो क्या कीजिएगा, दोनों का गुना कीजिएगा तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 2 जीरो। एक समूह की 50 महिलाओं की औसत आयु 60 वर्ष है, यानी 6 पचे 3000 वर्ष, यानी 50 महिलाओं की कुल आयु कितना हो गया, 3000, क्योंकि औसत से और महिलाओं की संख्या से गुना किए तो कुल आयु। 5 महिलाओं को हटाने से, अब 5 महिला को हटा दे रहे हैं, यानी 50 महिला था, तब 50 में से 5 हटा गए तो कितना महिला बची, 45 महिला। ठीक है, क्या बचा, 45 महिला। अब बोल रहा है कि 5 महिलाओं को हटाने से औसत आयु जो है ना 62 वर्ष हो जा रहा है, यानी औसत आयु बढ़ जा रहा है। तो देखिए, अब 45 को महिला है और उसका औसत आयु क्या है, 62, तो आप गुना कीजिए, तो 62 में 45 से गुना करना होगा, 5 दूना 10, 6 पचे 30, 31, 4 दूना 8, 6 चौको 24, 0 8 1 9, 4 3 7 2, यानी 2790 वर्ष। यानी 45 महिलाएं जो 5 महिला हटाने के बाद बच रही है, उसका 209 कितना है, 4790, 4790 वर्ष हो रहा है, 2790 वर्ष हो रहा है। ठीक है, हटाए गए महिलाओं की उम्र क्या है, तो देखिए 3000 वर्ष 50 महिलाओं का है, 2790 45 महिलाओं का है, तो 5 महिला जो हटा है उसी का कम हुआ है ना, तो इसमें से अगर हम 2790 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 0 10, 0 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, और 1 2 में से, यानी 210 वर्ष महिलाएं का उम्र होगा जो 5 महिलाएं हटी है। जो 5 महिलाएं हटी है उसका उम्र कितना हो जाएगा, 210। तो क्या देख रहे हैं, अगर इसको शॉर्ट में अगर समझे रहेंगे तो आप डायरेक्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन। अच्छा, 50 महिलाओं का औसत उम्र 60 है, यानी 60 गुना 50। ठीक है, 5 महिलाएं हट जा रहा है, यानी 45 महिला बच रहा है, हटाने के बाद 62 हो जा रहा है, यानी 62 हो जा रहा है। अब दोनों का गुना करेंगे तो 45 में 62 करेंगे तो अच्छा 2790 आ रहा है, और इसका करेंगे 3000 आ रहा है, यानी अच्छा, तो यानी इसमें से इसमें घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 210 वर्ष। बस प्रैक्टिस का चीज रहेगा तो तुरंत बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 40 लड़कियां हैं और औसत आयु 16 है, यानी तो कुल 40 लड़कियों का उम्र क्या हो जाएगा, 40 गुना 16। ठीक है, अब हम भी शॉर्ट बता रहे हैं ताकि आप समझिए। एक कक्षा में 40 लड़कियां और औसत आयु 16 है, यानी 40 लड़कियों का कुल आयु क्या होगा, तो 40 गुना 16। ठीक है, फिर 17 साल की एक लड़की, 17 साल की एक लड़की, इसको गुना कर लीजिए तो 16 चौका 64, यानी 640 वर्ष। 17 साल की एक लड़की चली गई, मतलब जो 40 लड़की है उसमें एक लड़की है जिसका उम्र 17 साल है, वो चली जाती है, उसकी जगह दूसरी लड़की ने ले ली, उसकी जगह दूसरी लड़की ने ले ली, तब औसत इतना हो जा रहा है, तब औसत घट जा रहा है। तो देखिए कैसे, मान के चलिए 40 लड़की था तो उसका उम्र, कुल का उम्र 640। ठीक है, अब वर्ष हटा दीजिए ताकि जान ही रहे वर्ष। अब देखिए 640, अब ये वो कह रहा है कि 40 लड़की का टोटल उम्र 640, 17 साल वाला लड़की भाग जा रही है। ठीक है भाई, 17 साल की लड़की कह रही है कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, भाग गई। 17 साल की लड़की भाग गई और तो बोल रहा है कि उसकी जगह दूसरी लड़की आ गई है, तो मान लीजिए दूसरी लड़की का उम्र क्या है, x है, तो इसमें x ऐड हो जाएगा। 40 लड़की का कुल उम्र 640, एक लड़की चली जा रही है 17 साल की, तो 17 साल माइनस कर देंगे, तो ये माइनस करेंगे तो इतना जो बचा है ये क्या होगा, 39 लड़कियों का कुल आयु। ठीक है, फिर बोला एक लड़की आ जा रही है, दूसरी लड़की आ जा रही है, तो दूसरी लड़की आएगी तो उसका मान लीजिए उम्र x है, तो x आ गई, तब ये 39 लड़की की उम्र, एक उम्र मतलब एक लड़की जो आई है उसका उम्र, यानी 40 हो गया, यानी टोटल 40 हो गया। तो 40 से डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर 40 लड़कियों का कुल उम्र बटा 40 करेंगे तो क्या निकलेगा, ये औसत नहीं निकलेगा, तो ये औसत निकलेगा। तो औसत बोल रहा है कितना दिया हुआ है, 15.875। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर, सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 640 में से 17 जाएगा क्या हो जाएगा, तो 17 3 20, यानी 623, 623 7 30 10 40। ठीक है, प्लस x, और देखिए 40 को उधर ले जाइए, तो 40 को उधर ले जाइएगा तो 15.875 गुना 40। अब इसको सॉल्व कीजिए,
अब सॉल्व कीजिएगा तो इसको 40 से गुना आपको करना होगा। अब इसको गुना करना है तो देख लीजिए 15 8 7 5, जिसमें 4 से गुना कर लीजिए क्योंकि 10 से तो बाद में करेंगे तो बात बराबर होगा। तो 5 चौका 20, 2 7 चौका 28, 2 30, 3 8 चौका 32, 3 35, 5 चौका 20 23, 4 2 6, और एक जीरो छोड़े थे तो एक जीरो, और उसके बाद 3 जीरो के बाद जीरो है तो 3 जीरो के बाद यहाँ दशमलव यानी 635, यानी ये करिएगा तो 635 आएगा। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 635 और माइनस 623, माइनस है तो 635 में से 623 जाए, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी 12 वर्ष। यानी क्या हुआ, बोल रहा है कि नई लड़की की आयु क्या था, तो नई लड़की का आयु हमने x माना था और x बराबर क्या निकल के आया 12 वर्ष, यानी मेरा आंसर हो गया 12, यानी नई लड़की का उम्र क्या है 12 वर्ष। ठीक है, ऐसे है। तो क्या देखें, क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा था लेकिन सोल्यूशन क्या देख रहे हैं, बस समझ के रखेंगे तो औसत से गुना करके माइनस करना रहता है। देखिए एक फैक्ट्री के श्रमिकों का औसत वेतन 6000 है। श्रमिक है एक फैक्ट्री में जिसका औसत वेतन 6000 है, जबकि 150 तकनीशियनों का औसत वेतन 12000 रुपया है। ठीक है, और गैर तकनीशियनों का औसत वेतन इतना है। तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ संख्या कुल नहीं दिया है, तो मान लीजिए इस कारखाने में कुल श्रमिक क्या है, कुल श्रमिक। अब देखिए ऑप्शन पीटी में आपको ये सब लिखना नहीं रहता है, लेकिन हम समझा रहे हैं इसीलिए लिख के समझा दे रहे हैं। ठीक है, कुल श्रमिक x मान लीजिए। ठीक है, जब कुल श्रमिक x है तो एक फैक्ट्री के श्रमिकों का औसत वेतन इतना है। श्रमिक 150, जबकि 150 तकनीशियन का है। ठीक है, गैर तकनीशियन का औसत वेतन, अच्छा मान लीजिए अगर तकनीशियन 150 तकनीशियनों का, ठीक है, x है। तो देखिए आपको बोला है कुल श्रमिक x है और तकनीशियन कितना है, तकनीशियन यानी टेक्निकल जो फील्ड के हैं, तकनीशियन जो है टेक्निकल वाले हैं 150। तो नॉन टेक्निकल वाले कितना होंगे, यानी गैर तकनीशियन वाले कितना होगा x माइनस 150, है ना। मान लिए कि हम श्रमिक कुल फैक्ट्री में कुल श्रमिक x है, उसमें से बोल रहा है कि टेक्निकल फील्ड वाले यानी तकनीशियन 150 हैं। तो जब कुल में से 150 घटा देंगे तो जो बचेगा वही ना गैर तकनीशियन होगा, तो गैर तकनीशियन x। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि ये हो गया, तो अब बोल रहा है कि श्रमिकों का औसत वेतन इतना है, तो श्रमिकों का औसत वेतन 6000 है। तो देखिए कुल श्रमिक x और उसका वेतन औसत वेतन 6000, तो 6000 से गुना करेंगे तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कुल वेतन निकलेगा। कुल वेतन यानी कुल वेतन क्या हो गया 6000x। अब देखिए तकनीशियन 150 है और तकनीशियन 150 का औसत वेतन कितना है 12000, अगर इसमें 12000 से गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, 12 से गुना करेंगे तो 12 25 60, 6 12 6 18, और 12 से गुना किए 15 में और 3 1 4 0 रह जाएगा इतना, यानी 150 तकनीशियन हैं उसका कुल वेतन कितना है इतना। अब देखिए अब बोल रहा है कि इतने का गैर तकनीशियन का औसत वेतन कितना है 3750, यानी इसमें गुना करेंगे 3750 से 3750। अब इसको गुना करके लाइए तो कितना 3750x और माइनस गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आएगा, गुना कर लीजिए 3750 में कितना से करना है 150 से। अब देखिए 0 0 वाला छोड़ देते हैं ताकि जीरो तो बैठाना ही रहता है ना, 375 में 15 से कर लीजिए, तो 5 के 25 2 5 7 35 2 37 3 5 3 15 3 18 और 375, 5 7 5 12 के 2 8 7 15 1 16 के 6 3 1 4 1 5, 5 7 5 12 के 2 8 7 15 16 के 6 3 1 4 1 5 इतना। और क्या था आपका 2 जीरो था, 2 जीरो कर दीजिए 56,000 56 25 00 56 25 00, ये हुआ क्या हुआ 56 25 00। अब देखिए अब एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करना है आपको कि देखिए कुल श्रमिक x तो उसका वेतन कुल इतना, तकनीशियनों का वेतन इतना और नॉन तकनीशियनों का वेतन इतना, यानी कुल जो वेतन होगा इस दोनों के बराबर ही तो होगा। तकनीशियन का वेतन जोड़ लीजिए, गैर तकनीशियन का वेतन जोड़ लीजिए, दोनों का जोड़ बराबर होगा कुल श्रमिकों का वेतन। तो देखिए क्या यहां कर देते हैं, अब देखिए इसका दोनों का जोड़ करना है। ठीक है, तो देख लिए 6000
कितना है 6000x, और इसको जोड़ना है हमको, अच्छा इतना बराबर लिखना है, इतना बराबर इस दोनों को जोड़ना है। तो देखिए 18 पे ई दोनों को जोड़ लीजिए पहले, तो 2450, 2450 56। अभी दोनों को जोड़िएगा तो कैसे होगा, देखिए जोड़िए, 1 8 2 4, कितना जीरो है, 2450 है, और ये 56 25 है, 2500 2500 और 56 है। इसको जोड़ लीजिए, 56 2500 है, 0 0 5 2 6 8 5 13 23, यानी क्या निकला 23 62 500। यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो 23 62, ये जोड़ना था ना, अच्छा जोड़ना जोड़ना था, ये माइनस में है तो माइनस करना था ना, क्योंकि ये देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो जो ये जोड़ी तो माइनस में है तो माइनस करिएगा, माइनस कीजिएगा ना, 56 2500। देखिए 10 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 8 हो गया, 7 में से 5 गया 2 1, ये क्या निकल के आया आपका 12 37 500। ठीक, ये जोड़े, और प्लस ई कितना एक्स वाला अलग रहेगा, 37 50x। अब देखिए अब 6000 है, 37 इधर ला दीजिए, तो ये 6000x माइनस 37 50x बराबर कितना 12 37 500। अब देखिए 6000 में से 3750 घटा दिया तो जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 7 गया 2, और 6 हो गया, 5 में से 3 गया 2, 5 है ना 6 है, तो 6 हो गया, 5 में से 3 गया 2, 2250 2300 7 4 3 4 3 3 6। ठीक है, इतना बराबर। अब देखिए इधर क्या 1 2 3 7 5 00, और यहाँ पे x भी है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 7 5 00 बटा 2250। अब एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। अब देखिए कैसे कटेगा, अब इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो 5 से तो कट रहा है ना, तो चलिए 5 से कट दीजिए, 25 से भी कट रहा है लग रहा है 25, चलिए पहले 5 से काट के देख लीजिए, तो 5 से काटिएगा तो 5 चौको 20, और 5 चौको 20 2 5 25, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 सते 35, 5 25 0। अब देखिए 5 से फिर कट रहा है, 5 9 45, और ये 5 से कटेगा तो 5 चौको 20, 5 9 45, 2 50 25 0। अब देखिए 9 से कट रहा है, 9 पचे 45, 4 9 पचे 45 0, यानी 550 आ रहा है, यानी 550 श्रमिक इस फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। 550, चलिए क्या निकल गया, 550 इस फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक हैं। तो इसमें क्या करना था, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना था, बस आपको देखना था कि चलिए कुल श्रमिक मेरा x है, और x का औसत इतना है, तो औसत से x में गुना कर दिया तो कुल वेतन तो इतना आ रहा है, फैक्ट्री में जितना काम कर रहे हैं, जितने भी काम करने वाले श्रमिक है सबका वेतन इतना। बोल रहा है तकनीशियन का 150 है, जिसका औसत इतना है, तो 150 में 1200 गुने तो इतना वेतन, यानी तकनीशियन को इतना वेतन मिल रहा है, गैर तकनीशियन वाले को इतना वेतन मिल रहा है। तो देखिए कुल श्रमिक x, और x ही तो तकनीशियन गैर तकनीशियन को जोड़ के ही हमारा कुल श्रमिक निकल रहा है। तो कुल वेतन तकनीशियन को इतना, गैर तकनीशियन को इतना, दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, कुल श्रमिक के वेतन के बराबर होगा। तो वही हम किए हैं, और ऐड वोड करके कट करके हमने आंसर तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो बस स्टेशन x और y के बीच की दूरी 178 किलोमीटर है। एक बस x से y की यात्रा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, और 56 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से x पर वापस आ जाती है। यानी बोलना चाह रहा है कि देखिए यहाँ से x है और y है, यहाँ से कोई बस जाती है, इधर यहाँ पहुँचती है और फिर इधर वापस आ जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम क्या बोले थे आपको, पटना से मुजफ्फरपुर जाए और मुजफ्फरपुर से मोतिहारी जाए, अगर इसका x है और इसका y है तो क्या होता है, औसत स्पीड 2xy बटा x प्लस वाई। तो यही तो है कि ये बोल रहा है कि x से y जा रहा है, यानी पटना से मुजफ्फरपुर जा रहा है, और मुजफ्फरपुर से मोतिहारी ना जाएगा, मुजफ्फरपुर से पटना फिर वापस आ जा रहा है। तो यानी x से जा रहा है y से आ रहा है, तो बात तो वही है, तो यही वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। तो देखिए यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, बन जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है इसका, नहीं तो लॉन्ग ट्रिक में ऐसे होगा, औसत चाल औसत गति बराबर क्या बताए थे, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग। तो ऐसे फिर आपको निकालना होगा एस बराबर आपका दूरी बराबर चाल गुना समय,
उससे फॉर्मूला से निकालना होगा टाइम, दोनों दोनों को जाने में, यानी इधर से जाने में टाइम और इधर से आने में टाइम, दोनों का टाइम निकालना होगा। और दोनों का डिस्टेंस कितना है, 778 है बीच में, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 778 जाने में और 778 आने में, यानी 2 से गुना करेंगे तो टोटल दूरी बटा टोटल समय, दोनों में जाने के लिए जो समय लगा हो, फिर निकालेंगे तब डिवाइड करेंगे। जबकि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, 2xy/x। तो 2 देखिए, x क्या है 84, यानी 84 किलोमीटर प्रति स्पीड चल रहा है, और उसके बाद क्या है 56, और नीचे क्या है x + y, यानी 84 + 56। अब देखिए नीचे तो हो जाएगा 6 4 10 के 0, 1 8 5 13 14 140, और ऊपर रहने दीजिए 2 गुना 84 गुना 56, क्योंकि ऊपर गुना करने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा। देखिए 2 से कटेंगे तो 70, और ऊपर 56 है ना, तो दिख रहा है 7 से कटेंगे, 7 दहा क्या 7 8 7 7 49 7 8 56। अब देखिए ये कट गया है। अब 10 है, अब 10 है तो 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.4 हो जाएगा, और अब बचा क्या 8.4 गुना 8, तो 8 चौको 32 के 2 3 8 3 8 रहे 64 3 67, यानी 67.2 किलोमीटर प्रति दिख रहा है। दिख तो रहा है 67 पॉइंट, यानी ये आंसर जो आ रहा है 67.2। देखिए एग्जाम, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 बोल रहा है 10 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली 4 मेंबर 24, सिंस देन 2 चिल्ड्रेन have been born, still the average age of the family is the same. If the 2 children differ in the age by 2 years, find the present age of the younger child. मतलब बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले, तो माने 10 वर्ष पहले लिखिए, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले 4 सदस्य है किसी परिवार में और उसका एवरेज उम्र कितना है 24, तो 96, यानी तो कुल उम्र 4 सदस्य क्या क्या होगा 96 वर्ष, 4 चौका 16 4 दूना 8 9, मतलब 10 वर्ष पहले 4 सदस्यीय एक परिवार का कुल उम्र 96 वर्ष, मतलब 4 लोग हैं उनका कुल उम्र 96 वर्ष। अब देखिए 10 वर्ष के बाद वर्तमान में कितना होगा इन लोग का उम्र, तो देखिए 10 वर्ष पहले चारों लोग थे, तो 10 वर्ष बाद सबका उम्र में 10 10 बढ़ेगा, और 4 लोग हैं तो कितना उम्र बढ़ेगा 40, तो यानी 96 और प्लस 4 लोग हैं 10 साल बाद 10 10 उम्र बढ़ेगा तो 40 बढ़ेगा, तो 96 + 40 हो जाएगा 136 वर्ष। मतलब कि वर्तमान 4 लोगों का, एक परिवार का जो 4 सदस्य है वर्तमान में उसका कुल उम्र कितना है 136 वर्ष। अब देखिए अब बोल रहा है कि 2 बच्चा इस दौरान 10 साल में 2 बच्चा जन्म लिया, और दोनों बच्चा के जन्म लेने के बाद भी औसत उम्र आज भी क्या है उतना ही है। यानी अगर वर्तमान में, अगर पहले तो 4 लोग था, 4 लोग था, अब 4 2 6 लोग हो जाएगा, अब 6 लोग हो गया, तब भी बोल रहा है कि वर्तमान एवरेज क्या है, औसत क्या है 24 ही है, दिख जा रहा है। यानी वर्तमान औसत क्या है परिवार का 24 ही है, यानी 6 सदस्य, 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चा जन्म लिया, लेकिन एवरेज उतना ही है, तो गुना करेंगे तो 6 चौको 24 के 4 2 6 दूना 12 2 14, यानी कुल उम्र होगा 6 लोगों का 144 वर्ष। अब ये बताइए 4 लोगों का कुल उम्र कितना था 136, 6 लोग का कुल उम्र कितना हुआ है 144, तो 144 में से 136 घटा देंगे तो जितना उम्र होगा वही ना 2 बच्चा का होगा, क्योंकि 4 लोग था 136 था जो पहले से था, 2 बच्चा जन्म लिया है तब 6 लोग हुआ है, तो 2 बच्चे का जन्म कैसे निकलेगा 144 में से 136 घटा देंगे, तो 14 में से 6 गया 8, यानी 8 वर्ष। ठीक, यानी क्या हुआ कि 8 वर्ष आपका दोनों बच्चा का उम्र है, दोनों बच्चा का कितना हो गया 8 वर्ष। अब देखिए अब पूछा कि इसका है छोटे बच्चे की वर्तमान आयु बताइए, लेकिन दोनों के जन्म में क्या कर रहा है, दोनों बच्चों की उम्र में 2 वर्ष का अंतर है। तो मान लीजिए यहाँ देखिए, मान लीजिए कि बड़ा बच्चा, हम मान लीजिए बड़ा बच्चा जो है उसका उम्र x है, तो छोटा का कितना हो जाएगा, छोटा बच्चा कितना हो जाएगा, दोनों बच्चे में क्या उम्र में 2 वर्ष भिन्न है, यानी x - 2, यही होगा ना, दोनों बच्चों में उम्र में 2 वर्ष का भिन्न है, यानी बड़ा बच्चा अगर 1 साल का होगा तो छोटा बच्चा उससे 2 कम होगा। अब देखिए दोनों का उम्र ही तो x 8 वर्ष होगा, तो x + x - 2 बराबर कितना 8 साल, तो x 2x और ई 2 जाएगा उधर, तो 8 + 2 10,
यानी x बराबर 10/2 यानी 5 वर्ष। 5 वर्ष यानी x किसका निकला था, बड़ा बच्चा का उम्र 5 वर्ष, तो छोटा बच्चे का 5 में से 2 गया 3 वर्ष, तो छोटा बच्चा का कितना उम्र हो गया 3 वर्ष। यही पूछ रहा था ना, छोटा बच्चा का आपको उम्र बताना था तो 3 वर्ष हो गया। तो कुछ नहीं करना है, एवरेज वाले क्वेश्चन यानी औसत वाले क्वेश्चन में आपको अगर औसत दिया हुआ है, कुल संख्या दिया हुआ तो उससे गुना करके कुल निकालिए और फिर कुल निकाल के सोचिए कि कैसे निकाल के हम माइनस करेंगे। तो इसमें क्या था कि कुल उम्र 136 हो रहा था 4 लोग का, 6 लोग का कुल उम्र इतना हो रहा था, तो इसमें से घटाएंगे वही ना जितना उम्र बच्चे का वो 2 बच्चे का होगा, और फिर 2 बच्चों में दे रहा था कि 2 साल का भिन्नता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ द ऑल प्राइम नंबर बिटवीन द 30 एंड 50। 30 और 50 यानी 30 से 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं यानी आभास संख्या हैं, प्राइम नंबर जितने भी हैं उसका आपको एवरेज निकालना है। तो इसके बीच प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्राइम नंबर जानते हैं कि प्राइम नंबर का परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या है जो स्वयं से और एक से या तो स्वयं से कटे वही प्राइम संख्या होता है। ठीक है, जो कि शुरुआत कहाँ से होता है 2 से, हम आपको एक बार बताए थे 2, 3, 5, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 13, 15, 14, 15, 16, 17, 17 ऐसे बढ़ते जाता है। तो 30 से 31 के बीच बोल रहा है, यानी नहीं 30 लेना है नहीं 50 लेना है। तो 31 होता है क्या, हाँ 31 होता है। 32 नहीं होगा क्योंकि 2 से कट जाएगा। 33 भी नहीं होगा। 34 नहीं होगा। 35 नहीं होगा। 36 नहीं होगा। 37, हाँ 37 सिर्फ और सिर्फ 1 से या नहीं तो 37 से कटता है, 37 हो गया। 38 नहीं होगा। 39 नहीं होगा। 40 नहीं होगा। 41, हाँ 41 हो जाएगा। 42 नहीं होगा। 43, हाँ 43 हो जाएगा। 44 नहीं होगा। 45 नहीं होगा। 46 नहीं होगा। 47 नहीं होगा। 47 आता है क्या, 47 हो जाएगा। 48 नहीं होगा। 49 नहीं होगा। यानी आपका 2, 4, 5 यानी 5 गो संख्या वैसा है जो आपका 31, 37, 41, 43 और 47 जो कि आपका प्राइम नंबर है किसके किसके बीच, 30 और 50 के बीच। तो अब क्या इसका औसत निकालना है आपका, तो औसत बराबर क्या होता है, सबका जोड़। तो 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 बटा कितना है 2, 4, 5 तो 5। अब बोलिएगा सर क्या वो वाला रोल नहीं लगाइएगा कि 2 छोड़ दीजिए इधर और 2 छोड़ दीजिए इधर और बीच वाला हो जाए, तो नहीं फ्रेंड्स, वो याद कीजिए कब बताए थे, जब लगातार क्रमागत संख्या हो तब एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, बीच का मान। तो लगातार है क्या 31 के बाद 32, 33 होना चाहिए ना, 37 है तो लगातार नहीं है इसलिए नहीं। इसलिए नॉर्मल एवरेज का जो आपका फॉर्मूला है वो उसी पे लगेगा कि कुल योग बटा कुल संख्या। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो 7, 3, 10, 1, 11, 7, 18, 1, 19 के 9, 1 हाथ से 4, 1, 5, 4, 9, 4, 13, 3, 13, 3, 16, 3, 19 बटा 5। ठीक है, 4, 4, 8, 4, 12, 3, 15, 3, 18, 18 और 1, 19, 19 और 1, ठीक है 7, 2, 9, ठीक है। तो 5 चौको 20 नहीं होगा, 5 3 15, 5 3 15, 4 49, 5 9 45, 4 40, 5 8 40, यानी इतना आपका एवरेज हो गया 39.8। कितना हो गया 39.8, आपका 9 है 0.8 आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि पहले 3 महीनों के दौरान एक परिवार का औसत मासिक व्यय इतना था, अगले 4 महीनों के दौरान इतना रुपया और 1 वर्ष के अंतिम 5 महीनों के दौरान इतना रुपया। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत इतना है तो परिवार का औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब एक वर्ष में तो 12 महीना होगा, 12 माह ना। तो देखिए बोला 3 माह में तो ठीक है, 3 माह क्या इतना है, अगले 4 माह इतना है, और 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में 12 माह, तो 3 माह यहाँ हो गया, 4 माह 7 माह हो गया, तो 7 में से 5 माह बचेगा ना, तो अंतिम 5 माह का भी बता दिया इतना है। तो बोल रहा है कि वार्षिक उसका आय क्या है। अब देखिए जितना वो खर्च कर रहा है, जितना खर्च कर रहा है और जो बचा के रखा है, मान के 100 रुपया आया मेरे पास इनकम है, आय है मेरे पास 100 रुपया, हम 80 रुपया खर्च कर दिए, 20 रुपया बचाए, तो 80 रुपया खर्च किए और 20 रुपया बचाए, दोनों को जोड़ेंगे वही ना मेरा आय होगा। 80 खर्च किए हैं, 10 रुपया मेरे पास है, 20 रुपया मेरे पास है, तो 80 20 100 यानी 100 रुपया हमारे पास आया होगा, तभी तो 80 रुपया खर्च कर दिए हैं, 20 रुपया जमा कर लिए हैं। तो यहाँ पूछ रहा है आय क्या है, यानी इसका खर्च कितना है और आपका बचत क्या है, यहीं जोड़ देंगे। तो देखिए खर्च कितना है इतना, इसका पूरे खर्च यानी व्यय क्या है, तो व्यय क्या है, तो देखिए 3 महीना में औसत इतना है, यानी 3 गुना 2200 करेंगे तो 3 महीना का कुल खर्च। ठीक है, अब देखिए इधर 4 महीना का औसत खर्च कितना है 2250, तो 2250, तो ये कुल खर्च हो गया 4 महीना में। उसी तरह 5 महीना में कितना है 3120, दिख रहा है 3100,
हाँ 3120। अब देखिए ये क्या निकला, कुल खर्च 12 महीना में, क्योंकि 3 महीना 4 महीना 7 महीना 5 महीना 12 महीना, 12 महीने में निकल गया। तो देखिए ये क्या होगा 6600। ये कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 के जीरो, 2 हाथ से 4 दूना 8 2 10, 4 2 8 1 9 9000 प्लस एक कीजिए जीरो, 5 दूना 10 के जीरो, एक हाथ से ले 5 1 6, 5 3 15, 5 3 15, 12 5 60, 15600। अभी इसको ऐड कीजिए, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो यानी 2 जीरो इधर रखिए, 6 6 6 6 12 का 2 एक हाथ से लिया गया, 1 5 1 5 6 6 और अच्छा 3 जीरो कर, 2 जीरो तो कर दिए, तो 2 जीरो का काम हो गया। ठीक है, 6 जीरो 6 12 के 2 एक हाथ से लिया गया, 5 1 6 6 9 6 9 15 15 6 21 के 1 2 हाथ से 2 1 3, 31,200 रुपया उसका कुल एक माह में, 31,200 रुपया क्या है उसका कुल एक साल में व्यय है। एक साल में कैसे, क्योंकि 3 महीना में इतना व्यय, 4 महीना में इतना व्यय और 5 महीना, यानी सब का जोड़ेंगे तो 3 4 7 5 12 महीना, यानी एक वर्ष में कुल व्यय है। अब देखिए व्यय इतना है और बचत कितना कर रहा है 1260 रुपया, बचत क्या है उसका 1260 रुपया। तो आय क्या होगा, जितना खर्च कर रहा है और जितना उसके पास बचा होगा, यही ना उसका आय हुआ होगा। तो जोड़ दीजिए दोनों को, 31,200 और प्लस 1260 रुपया, तो 0 6 2 2 4 2, 32,460 रुपया उसका आय रहा होगा। 32,460 रुपया उसका क्या रहा होगा, आय रहा होगा। तो परिवार का औसत मासिक आय क्या है 32,460। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल किया जाए तो औसत 3 महीने बढ़ जाता है। बोल रहा है कि 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु इतना है, तो 39 छात्रों का कुल आय क्या हो गया। अब देखिए अब ये सब नहीं लिखते हैं छात्रों की, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव में ये सब सब्जेक्टिव रहता तो यही लिखना रहता, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव है इसलिए नहीं लिखते हैं हम, लेकिन लिखना होगा। 39 छात्रों की कुल उम्र क्या है, तो 39 और औसत क्या है 15, तो जितना आएगा वो हो जाएगा। यदि शिक्षक की आयु को शामिल किया जाए तो औसत 3 महीने बढ़ जाता है। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, 15 9 35, तो 35 के 5 और 13 से 15 3 45, 45 और 13 45 3 48 58, इतना वर्ष। ठीक है ना, 15 चौको 60 होगा, 600, 600 में 15 कम होगा 585। ठीक है, 39 छात्रों की कुल आय इतना कुल उम्र इतना है। अब बोला है कि शिक्षक की आयु शामिल कर लिया जाता है, तो शिक्षक को शामिल कर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 39 प्लस 1 यानी 40 लोग हो जाएगा। तो 40 लोगों का कुल उम्र तो 40 लोगों का कुल उम्र क्या होगा 40, और औसत क्या है इसका, तो बोला है 3 महीना औसत बढ़ जाता है। अब देखिए पहले औसत कितना था 15 वर्ष, और 3 महीना बढ़ना है यानी 3 माह इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए ये वर्ष है और ये माह है, जुड़ जाएगा नहीं ना, जुड़ेगा, यानी 15 वर्ष है तो इसको भी वर्ष में बदलना होगा। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 माह में 1 वर्ष, तो 1 माह में कितना वर्ष 1/12, यानी 12 से भागा देंगे तब ये वर्ष बन जाएगा। तब ना सेम एक जात का चीजें जुड़ेगा ना, यानी सेम क्वांटिटी रहेगा तब जुड़ता है। तब इसको वर्ष में बदल दिए, तब वर्ष में बदल लीजिएगा तो क्या कीजिएगा 3 चौका 12 कट जाएगा, यानी हो जाएगा ये 15 और प्लस 1/4 जोड़िएगा तो 15 चौको 60 1 61/4 वर्ष। यानी अब जो नया औसत बना जब वो टीचर ऐड हो गया, यानी 39 छात्र प्लस 1 टीचर, 40 लोगों का कुल उम्र कितना होगा था 40 को लोग, और उसका एवरेज, तो एवरेज कितना है 61/4। तो देखिए 4 से काटिएगा तो 10 और ये आ जाएगा 610, दिख जा रहा है 610 वर्ष हो गया 40 लोगों का उम्र। अब बताइए तो किसका पूछा है, तो शिक्षक की आयु पूछ रहा है। अब बताइए 40 लोग का उम्र 610 है और 39 छात्र का उम्र 585 है, तो इसी में से घटा देंगे, 40 लोगों में से 39 लोग का घटा देंगे तो 1 लोग का उम्र बचेगा, और एक वो कौन सा लोग है जो 40वां है, वो शिक्षक है, यानी इसमें से इसमें घटाना होगा। यानी आपको शिक्षक का उम्र क्या होगा 610 माइनस 585, यानी 15 10 25, यानी 25 वर्ष के टीचर हैं। ठीक है, कितने वर्ष के टीचर हैं, तो 25 वर्ष के टीचर हैं, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन का स्कोर बनाता है
और इस प्रकार उसका औसत 3 से बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुछ एक बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए। ऐसे तो सभी लोग क्रिकेट देखते हैं तो सभी लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो देख लीजिए। जब क्रिकेट में औसत निकाला जाता है ना, तो अगर एक बैट्समैन अगर नॉट आउट रह गया, मतलब वो पारी के दौरान कभी आउट नहीं हुआ, तो उसका रन तो जोड़ लेंगे लेकिन उसका पारी काउंट नहीं करते हैं। जैसे देखिए औसत के लिए क्या होगा, औसत के लिए यही होगा ना, अगर रन के लिए निकालना है तो कुल रन और बटा कुल मैच, यानी कितना मैच खेला है और कितना रन बनाया है। तो मान के चलिए कुल रन, अगर एक बैट्समैन है जो एक पारी में नॉट आउट रह जाता है और वो 50 रन बना रहा है, 50 रन पे नॉट आउट रहे, तो इसमें कुल रन में 50 तो जोड़ेंगे लेकिन कुल मैच में इस मैच को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो नॉट आउट रह गया ना, तो अभी तो ये खेल सकता था। तो औसत निकालने के लिए एक कंसेप्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर बैट्समैन, अगर बैटर अगर रन बना रहा है, नॉट आउट रह रहा है, तो कुल मैच नहीं, रन तो उसका बढ़ जाएगा लेकिन कुल मैच नहीं बढ़ेगा। तो जब मैच नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो क्या ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो औसत बढ़ेगा। इसीलिए वैसे बैट्समैन जो नॉट आउट ज़्यादा रहते हैं उनका औसत ज़्यादा रहता है। हमारे टीम में भी देख रहे होंगे महेंद्र सिंह धोनी का औसत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत बार वो नॉट आउट रहते हैं, क्योंकि पीछे आते हैं तो आउट ही नहीं होते, या लंबा खेलते हैं आउट ही नहीं होंगे, आउट नहीं होते तो रन तो उनका काउंट होगा कुल रन में, लेकिन कुल मैच में उनका वो मैच पारी नहीं काउंट होगा, तो इनका औसत बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि रन बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा ही नहीं तो औसत बढ़ेगा। ठीक, एक कंसेप्ट याद रखिएगा, थोड़ा सा इसका यूज हो जाता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन का स्कोर बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 से बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए 17वीं पारी में 87 रन का स्कोर करता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए। अब मान लीजिए कि किसी का 16वीं पारी तक उसका औसत x रहा होगा। मान लीजिए कि 16वीं पारी तक उसका औसत क्या रहा होगा, x रहा होगा। या आप ऐसा कर लीजिए कि वो पूछ रहा है क्या 17वीं पारी में आपसे पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है वही मान लीजिए, ताकि इजी रहेगा, डायरेक्ट x का वैल्यू वहीं आएगा। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए, कर लीजिए 17वीं कर लीजिए, क्योंकि यहीं डायरेक्ट आंसर में आ जाए। तो 17वीं पारी के बाद, अब यहाँ बाद लिख लीजिए, 17वीं पारी के बाद उस बैट्समैन का औसत क्या है, x है। अब एक x है, तो एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन मारता है। ठीक है, यानी 17वीं पारी में औसत 1 है, तो 17वीं पारी तक कुल रन कितना होगा, इसका कुल रन कितना होगा, 17 पारी और औसत x है, तो 17x यही कुल रन हुआ। ठीक है, अब बोल रहा है कि कुल रन तो 17x हो गया 17 पारी में, लेकिन 17वीं पारी में 87 रन मारा है, 17 पारी में ही कुल रन निकला है, तो 16 पारी में कितना रन होगा उसका, 16 पारी में कुल रन, तो देखिए 17 पारी में 17x है और 17वां में 87 रन मारा है, तो 87 रन घटा लेंगे तो 16 पारी में कुल रन होगा। ठीक है, इतना ही रहेगा क्योंकि x है, इतना हो गया। अब बोलिए, बोल रहा है कि और इस प्रकार उसका औसत 3 से बढ़ता है, यानी 16वीं पारी तक जो औसत है उससे उसका औसत 3 से बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी में आप क्या माने हैं, औसत x है, तो 16वीं पारी में औसत क्या होगा, तो 16वीं पारी में औसत 3 से कम हो जाएगा, क्योंकि 17वीं पारी में 3 से बढ़ जाता है, यानी उस समय 3 से कम रहा होगा, ये औसत है, क्योंकि हम 17वीं पारी में x माने हैं औसत। ठीक है, अब देखिए, अब 16वीं पारी में अभी दोनों का यूज होगा, औसत बराबर क्या होता है, कुल रन, तो 16 पारी में कुल रन कितना है, 17x माइनस 87। ठीक है, कुल पारी कितना है, 16 पारी, और औसत क्या है, x माइनस 3, 17x माइनस 87 बटा 16। समझ में आ रहा है ना। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, आपको यही करना था कि x माइनस 3, तो 16x माइनस 3 16, x माइनस 3 17x, ऐसे भी आएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका 16 पारी में x माइनस 3 आपका ए हो गया है, तो 16x माइनस 3 17x माइनस 3। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 16 उधर जाएगा। देखिए सिंपली हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस बोल रहा है कि 17वीं पारी में इतना बनाया। ठीक है, और तब औसत इतना बना था, 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए, तो हम मान लिए कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत x है,
तो 70वीं पारी में कुल रन, 70 पारी तक, 70वीं पारी तक कुल रन क्या होगा, 17 को पारी और x उसका औसत, तो 17x। ठीक है, अब 16 पारी में कुल रन कितना होगा, तो 17 पारी में 17x है और 17वां पारी में 87 रन मारा है, तो 87 रन घटा देंगे तो क्या 16 पारी में रन हो गया। तो 16 पारी में कुल रन इतना, और 16 पारी का औसत क्या बोल रहा है, x-3 होगा, क्योंकि बोल रहा है 17वीं पारी में रन मार रहा है, उसके कारण उसका औसत 3 से बढ़ रहा है, यानी 16 पारी तक 3 कम था, तो x-3। अब देखिए 16 पारी का कुल रन और 16 पारी का औसत दिया हुआ है, तो हमें औसत वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो औसत x-3 और 16 पारी में कुल रन और 16 पारी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए, देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो देखिए 16 को इधर ले जाएंगे तो 16x-3 और इधर क्या है 17x-87। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x-16 48, 17x-87। अब देखिए अब एक जन को एक करेंगे तो इधर लाइए, तो 16x-17x और -87 और ये उधर जाएगा तो +48। अब देखिए 16x में 17x तो -x हो जाएगा इधर, और इधर देखिए 87 में माइनस करना है, तो 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 गया 8 8 9 और 8 हो गया एक कम, 7 में से 4 गया 3, यानी इधर माइनस, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया x बराबर 39, यानी उसका 17वीं के बाद उसका औसत क्या है, तो 39 उसका औसत है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका आंसर हो गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर एक वीडियो इसका और बनाएंगे ताकि उसमें बहुत सारा डिफरेंट क्वेश्चन आपको करा देंगे, अलग अलग एग्जाम में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, अदर पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ होगा, जो आने वाले एग्जाम में संभावित हो सकते हैं कि आपको वैसा क्वेश्चन मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो हमसे जुड़े और हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएँ। थैंक यू।